हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपके सामने आज मैं न्यू स्टोरी के साथ आई हूँ, जिस स्टोरी का नाम है अधूरा विवाह। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ आप भी इस कहानी का आनंद लीजिए। पर डैड, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूँ? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूँ, ना मैं उससे ज़्यादा मिला हूँ। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? बेटा, तुम देख रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो ये सब कुछ बिखर जाएगा। पर डैड, मॉम, आप तो डैड को समझाइए। कार्तिक बेटा, तुम्हारे डैड सही कर रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत खराब हो गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी, माई बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माँ, मैं ही क्यों? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, युग भी तो है। आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वो दोनों तो फ्रेंड भी हैं। नहीं करवा सकता क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उसे बोलता तो वो मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है डैड, चलिए, पर केवल शादी, इसके अलावा मुझसे और कुछ की उम्मीद मत करिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माही की शादी होने वाली थी, पर इन टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फ़ोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब उमाकांत जी साधारण शिक्षक, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान सब आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरेंद्र जी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। माई का भी रो रो कर हालत खराब थी। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी। वो माई को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। उनसे माई की हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने अमरेंद्र जी को साइड में बुलाकर माई की शादी कार्तिक से करवाने को बोला। अमरेंद्र जी भी शुरू से ही मन माई से अपने बहू की छवि देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कह सकते थे। पर आज परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक की शादी उनसे तय कर दी। अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया। उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी आज तुमने फिर से दोहरा दिया। तो अमरेंद्र जी ने उनको गले लगा लिया। वंदना जी के आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही माई को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माई से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्में शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। माही का रो रो कर हालत खराब होने लगा तो वंदना जी, युग ने किसी तरह उसे चुप कराया। घर आकर उमाकांत जी के अंतिम संस्कार प्रक्रिया शुरू हो। इस समय युग पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दिया। कार्तिक को तो जैसे इस सबसे कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरेंद्र जी अपनी पत्नी, दोनों बेटों और बहू माही को लेकर वापस मुंबई लौट आए। घर पहुंचने पर सब घर के भीतर आने लगे तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजे पर ही रोककर खुद अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट को पहले ही फ़ोन करके सारी तैयारियां करने को बोल दिया था। सब जब बाहर से आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग के पीछे अगला भरा हुआ थाल लेकर आया कार्तिक। ये सब क्या है मॉम? मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था। वंदना जी, नई बहू ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश अंदर आएगी? कार्तिक, ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी दोनों का आरती उतारती और माही से कहा, बेटा, दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर आओ। माही धीरे से
कलश गिराते हुए अलता वाले थाल में पैर रखा, फिर धीरे से अलता लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना जी दोनों को पूजा घर में ले गए। भगवान को प्रणाम कर माही वंदना जी और अमरेन जी को भी प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। अमरेन जी माही के सर पर हाथ रख कर बोले, बेटा आज से ये तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर यहाँ रहोगी। वंदना जी, हाँ मेरी प्यारी युग और मॉम और भैया। वंदना जी उसके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी। युग, माही मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वंदना युग का कान पकड़ते हुए बोली, तो वो तुम्हारी भाभी है। भाभी बोलो। युग, हाँ माँ, कान छोड़ो, दर्द करता है। माही उम्र में तुमसे छोटी है तो माही ही बोलूँगा। क्यों माही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? माही, माँ बोलने दीजिए ना। माही ही, हमें भी अच्छा लगेगा। अमरेन जी, वंदना जी, माही को कार्तिक के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी, सफ़र में थक गई होगी मेरी बच्ची। उसी समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को उसके कमरे में ले जाने वाले डैड की बात सुन ली। उसने गुस्से से वंदना जी की ओर देखकर बोला, मेरे रूम में क्यों? वंदना जी, बेटा वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे रूम में ही रहेगी। कार्तिक, मॉम प्लीज़, मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और हाँ, मेरे रूम में तो ये लड़की मेरी नज़र के सामने नहीं आनी चाहिए। अमरेन जी गुस्सा से चिल्लाए, आप माने या ना माने, माही आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्सा में घर से बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगी। माही के आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकारा था, फिर भी अपने मन को कड़ा कर वह अमरेन जी और वंदना जी के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। माँ, बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है उन्हें वक्त लगेगा समझने में, फिर मुझे जानते ही कितना है। अगर वो इस शादी से नहीं मानते तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी अभी मुझे कहा ना कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। बाबा के बाद आप लोगों के अलावा कोई नहीं। मेरे वंदना जी उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमने केवल कहा ही नहीं बल्कि दिल से भी तुम्हें अपनी बेटी माना। युग वहीं आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम भैया की चिंता मत करो, वो अभी तुमको नहीं जानते ना। जब वो तुम्हें पहचान जाएंगे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करेंगे। वो केवल ऊपर से रूड होते हैं और दिल से बहुत कोमल हैं। अमरेन जी, हाँ बेटा, वो अभी गुस्सा है ना, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। माही माँ, जब तक वो मुझे अपने मन से अपना नहीं लेते तब तक मैं दूसरे कमरे में ही रहना चाहूँगी। युग, माँ, माही आज से मेरे कमरे में सो जाएगी। माँ, पापा स्टडी रूम में सो जाऊँगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम रेडी करवा दीजिए। वंदना जी, ठीक है बेटा, माही को कमरे में ले जाओ। माही कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने वह हिम्मत कर ली, पर पता नहीं आगे क्या होगा। क्या कार्तिक उसे अपनाएगा? कमरे में उदास बैठे हुए माही अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। वह अपने बाबा उमाकांत जी के साथ लखनऊ में अपने छोटे से घर में खुशी से रह रही थी। उमाकांत जी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। माही की माँ नहीं थी। जब वह 11 साल की थी तभी बीमारी की वजह से उसकी माँ का निधन हो गया था। तब से आज तक उमाकांत जी ने ही माता पिता का दोनों ही प्यार दिया, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने। हालांकि माही भी काफ़ी समझदार बच्ची थी, उसे जो मिल जाता उसी में खुश रहती और बच्चों की तरह कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती। पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी। 12वीं में वो पूरे ज़िले में टॉप की थी। उतने ही वो सुंदर और गुणी थी। उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता और बढ़ गई थी। जो भी उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। रंग इतना गोरा मानो दूध से सिंदूर घोल दिया गया हो। दुबला पतला चरचरी काया, कमर तक लंबे सुनहरे बाल, आवाज़ मानो कोयल कूक रही हो। कहीं घर के कामों में भी निपुण।
अभी माई के ग्रेजुएशन का दूसरा 4 साल चल रहा था। सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म करके वह कॉलेज जाती, वहाँ से लौटकर शाम में वह कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वैसे तो उसके बाबा इसके लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी वह सोचती थी खाली बैठने से तो अच्छा है कुछ काम कर लिया जाए। उसके तर्कों पर आगे उसके बाबा भी हार मान जाते थे और हंस कर कह देते थे, तुम तो मेरी रानी बिटिया हो, जो तेरा मन आए तू कर। एक दिन माही को उसके बाबा बहुत खुश नजर आए। माही, क्या बात है बाबा, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उमाकांत जी, अरे आ गई बेटा, बैठ, तुझे कुछ बताना है। माही उनके पास बैठ गई। बोलो बाबा, क्या बात है। उमाकांत जी, बेटा मेरे स्कूल में वर्मा सर हैं, तुम उनसे मिली हो ना। माही, हाँ बाबा। उमाकांत जी, उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। एक ही बेटा है, सरकारी नौकरी करता है। माही, पर बाबा अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। उमाकांत जी, बेटा उनको तुम्हारी पढ़ाई से कोई एतराज़ नहीं है। माही, बाबा। उमाकांत जी, बेटा मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती है, अब अपनी ज़िंदगी में तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। मैंने पता किया है, लड़का अच्छा है, फिर रिश्ता सामने से चलकर आया है बेटा। और सबसे बड़ी बात बेटा, उन लोगों का दहेज भी नहीं चाहिए बेटा। तू तो जानती है ना मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी है। और माही, बाबा आप ऐसा क्यों बोलते हो, दहेज लेने वालों से शादी भी नहीं करना चाहिए। उमाकांत जी के आंखों में पानी भर आया यह देखकर कि माही उनके आंसू पोंछ बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। उमाकांत जी अपने गले से लगाते हुए प्यार से उसके सर को सहला दिए। मेरी प्यारी रानी बिटिया, हमेशा खुश रहो। माही शर्मा कर अपने कमरे में चली। हर लड़की की तरह शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने थे। बचपन में माँ उसे कहा करती थी कि एक दिन घोड़े पर सवार होकर उसका राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वो आंखें बंद करके उस पल को सोचने लगी जब उसका राजकुमार उसे लेने आएगा। वो उठकर अपने अलमारी से एक डायरी निकाली। उस डायरी के कवर पेज पर राधा कृष्ण जी की सुंदर सी तस्वीर दी थी। वैसे तो उसे डायरी लिखने पर कोई शौक नहीं था, पर जब उसने वह तस्वीर देखी तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई थी। उसने डायरी खोला और उसके पहले पेज पर सुंदर अक्षरों में लिखा, मेरी शादी। उसने तय किया कि अपनी शादी से रिलेटेड यादगार पलों को वह इसमें लिखेगी। उमाकांत जी, शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। उनके घर में कोई औरत नहीं थी तो उन्होंने अपने गांव से अपनी एक दूर की बहन को बुलवा लिया। आज शादी का दिन था। उमाकांत जी ने मुंबई में रहने वाले अपने दोस्त अमरेंद्र प्रताप सिंह को भी सपरिवार बुलाया था। अमरेंद्र जी और उमाकांत जी बचपन के मित्र थे। बड़े होने पर अमरेंद्र जी मुंबई जाकर अपना बिजनेस शुरू किए और फिर वहीं बस गए। उमाकांत जी यहीं लखनऊ में ही रह गए। अमरेंद्र जी की पत्नी वंदना जी सुलझी विचारों वाली औरत थी। उनके 2 बेटे थे, कार्तिक और युग। वे लोग भी आज आने वाले थे। माही बेसब्री से उनका इंतजार कर रही। अपनी माँ के बाद उसे वंदना जी से ही माँ का प्यार मिला था। वे लोग हर साल कुछ समय के लिए लखनऊ आते थे छुट्टियों बिताने के लिए। हर बार उनके साथ युग आता था। हम उम्र होने के कारण माही और युग में खूब पड़ता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दूर रहकर भी उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। माही कार्तिक से कभी नहीं मिली थी क्योंकि वो न के बराबर ही लखनऊ आया था। माही दुल्हन बनकर तैयार थी। युग बार बार आकर उसे चिढ़ाकर चला जाता। उमाकांत जी ने अपनी बेटी दुल्हन बनाकर देख काफ़ी खुश थे। वंदना जी और अमरेंद्र जी भी माई को बलैया ले रहे थे। बाहर मेहमान सब आ चुके थे। सब बारात के लिए इंतजार में थे। तभी उमाकांत जी को लड़के वालों का फ़ोन आया। फ़ोन पर कुछ देर बात हुई, फिर उमाकांत जी की भी तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में दर्द होने लगा। माई ने जब अपने बाबा को इस हालत में देखा तो वह रोने लगी। वंदना जी उसको चुप करा रही थी। फिर वो बाहर चली गई। कुछ देर बाद वंदना जी और अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी से कुछ बात की। फिर उससे उसकी मर्जी पूछी। बाबा के हालात को देखकर उसने चुपचाप सर झुका लिया। फिर उसके मांग में कार्तिक के नाम की सिंदूर लग गई। ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग। बाबा की भी तबीयत संभल ना सकी और वो छोड़कर माँ के पास चले गए। माही भी रोते बिलखते वंदना जी के साथ मुंबई
भाई आ गई। अमरेश जी उसे संभाल रहे थे। वंदना जी ने तो उसे 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं किया और युग उसने तो पूरे समय एक सच्चे दोस्त का पर निभाया, उसका साया बनकर। पर कार्तिक जिससे उसकी शादी हुई थी उसने तो अभी तक एक नज़र भी उसे नहीं देखा था। पूरे समय लगा रहा मानो वह उन लोगों के बीच हो ही ना। और अभी नीचे उन्होंने क्या कहा कि वो शादी को मानते ही नहीं, मैं उनके सामने ही ना आऊँ। क्यों बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? मुझे हल्दी भी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी भी सजी, मेरी मांग भी भरी गई, गले में मंगलसूत्र भी पहनाया गया, फिर भी मेरी शादी अधूरी रह गई। क्यों बाबा क्यों? वह बिलक बिलक कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़ी वंदना जी यह सब सुनकर रोने लगी। वो दौड़कर अमरेश जी के पास गए, उनको सारी बात बताया और रोने लगी। कहीं हम लोगों ने माई की शादी कार्तिक से करवाकर कोई गलती तो नहीं कर दिया? नहीं वंदना जी, हमने कहीं कोई गलती नहीं की। कार्तिक गलती कर रहा है। माई का साथ न देकर हम लोगों माई को जानते हैं, उससे अच्छी लड़की कार्तिक को कहीं नहीं मिल सकती। आप अपने आप को संभालिए और माही के पास जा, उसे अभी आपकी ज़रूरत है, अपने माँ की। अमरेश जी ने उन्हें समझाया। युग हाँ मॉम डैड सही बोल रहे हैं और आप चिंता नहीं करिए, भाई माही को ज़रूर अपनाएंगे। माही कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अभी तो उसे आपकी ज़रूरत। भाई से हम लोग कल बात कर लेंगे। सब जानते थे कि युग माही को कितना मानता था। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी स्टोरी ज़रूर कमेंट में बताना ना भूलना।